मैं सुधाकर भारद्वाज और आप सभी देख रहे हैं मुजफ्फरपुर प्रेस ट्रेनिंग। और आज खास बातचीत के दौरान जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से शिक्षाविद शेखर कुमार जी, जो हेरिटेज स्कूल के निर्देशक भी हैं और किड जी स्कूल क्लब रोड मिठनपुरा के भी निर्देशक हैं। तो आज सर से खास बातचीत के दौरान सर का सबसे पहले मुजफ्फरपुर प्रेस थ्री न्यूज पे स्वागत करते हैं। मुजफ्फरपुर प्रेस थ्री न्यूज़ को आभार व्यक्त करता हूं और सुधाकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आम जनता के बीच में जोड़ने की कोशिश की। और मैं एक इस पेज के माध्यम से अभी वर्तमान समय के लिए एक शुभकामना संदेश पहले देता हूं कि अभी ये साल स्वस्थ रहने का है, सुरक्षित रहने का है। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं खास बातचीत की तरफ। तो सबसे पहले सर से हम एक प्रश्न करते हैं। सामान्य दिनों की तरह पढ़ाई और अन्य मार्गों को संपादित करने के लिए हमें कैसा दिनचर्या बनाना चाहिए? जो वर्तमान समय है उसमें सब लोग जानते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में है और नियमानुकूल आचरण कर रहे हैं। सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम का कि सुरक्षित रहना है, इसलिए घर में रहना है। और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो जो स्कूल जा रहा है, जा रहे थे बच्चे, वैसे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, सब घर पे हैं। तो इसमें एक सबसे अहम दायित्व बनता है पेरेंट्स का कि एक प्रॉपर दिनचर्या बनाई जाए बच्चों की, जिस दिनचर्या के तहत बच्चे अपने दैनिक कार्यों का संपादन करें। और इसमें सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो हमारा जीवन शैली पहले था लॉकडाउन से पहले, उसी तरीके से कुछ जीवन शैली अपनाना होगा, ताकि जब लॉकडाउन पीरियड खत्म होगा, जब विद्यालय खुलेंगे तो फिर बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। चाहे वो बच्चा किसी एज ग्रुप का है, पढ़ाई कर रहा है, प्ले स्कूल का बच्चा हो या प्राइमरी का, प्री प्राइमरी, मिडिल या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, सब लोग किसी न किसी दिनचर्या से बंधे थे। अब इसमें सबसे अहम पार्ट है कि हम सुबह में, अभी हम ये मान लेंगे कि अभी बहुत समय है, दिन भर क्या करना है, दिन भर तो कहीं जाना नहीं है, थोड़ा लेट से जगते हैं, काम को बाद में शुरू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को मॉर्निंग में एक समय निर्धारित करना है बच्चों का। जिस समय बच्चे स्कूल जाते थे वैसे अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज का एक फिक्स टाइम करना है कि हम हाफ एन आवर एक्सरसाइज करें, वार्म अप एक्सरसाइज करें, बच्चों के साथ एक्सरसाइज करें, योगा करें। फिर जो प्रॉपर ईटिंग हैबिट है उसके तहत हम लोग दूध या कोई भी चीज़ ऐसा फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड, जिससे कि बच्चों का जो दिमाग है वो भी तंदुरुस्त रहे, मन भी तंदुरुस्त रहे और फिजिकल भी बच्चे फिट रहे, हम भी फिट रहे। अभी एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना है कि हम और हमारे बच्चे, हमारे पूरे परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप से एक तरह के जीवन को जीते थे, चाहे व्यवसाय हो, चाहे स्कूल चलाने वाले हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले हो या किसी भी तरीके के काम को करने वाले, एक सिस्टम से बने हुए थे। तो उस सिस्टम में पहला आता है कि सुबह में हम बच्चे को मॉर्निंग आवर में एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए मोटिवेट करेंगे, फिर हम भी उसके साथ करते हैं। देन आफ्टर हम बच्चों को जिस तरीके से बच्चे फ्रेश होते थे स्कूल जाने के लिए, उस तरीके से टाइम निर्धारित कर देंगे कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में 7:30 to 8:30 के बीच में हमारे बच्चे, अगर स्कूल का टाइमिंग 9 o'clock से था तो 7 to 8:30 के बीच में तो वो रेडी होना है। और जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, जो घर पे हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके घर से स्कूल जाते थे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम समय पे लेना है। और फिर आफ्टर हाफ एन आवर, 1 आवर हम लोग उसको जो स्टडी टाइम है उसके अकॉर्डिंगली घर में किसी एक जगह पे फिक्स कर देंगे कि ये जगह इसके स्टडी का है, जहाँ पे उसका स्टडी मटेरियल रखा होता है, बैग, उनका बुक्स, बाकी चीज़। और फिर कोई न कोई एक आदमी, जैसे घर में टीचर असिस्ट करते हैं, उसी तरीके से परिवार का कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति उनको असिस्ट करेगा और उनको बताएगा कि आज जो शेड्यूल है, स्कूल से आप कोऑर्डिनेशन में है, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, अगर कोई स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं दे रहे हैं तो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, या आप स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके जो स्कूल का क्लास रूटीन है, बुक्स आपने परचेज किया होगा पेरेंट्स ने, NCERT बुक्स हो या किसी भी पब्लिकेशन की बुक्स हो, बुक्स का एक रूटीन होता है क्लास का, और बुक्स का भी कि किस दिन कौन सी किताब पढ़ाई होनी है, कितनी देर पढ़ाई होनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्कूल सिलेबस अगर अपलोड कर दिया हो तो, नहीं तो आप अपने स्व विवेक से सिलेबस का पार्ट बना के और बच्चों को हम देते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो अपना सिलेबस खुद से देख लेते हैं कि किस टर्म में मुझे कितना पढ़ाई करना है। इस तरीके से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों का। फिर दिन का जो समय है उनका लंच का,
और बाकी वो सब चीज़ हैबिचुअल, बिकॉज अभी हमको जो अपने शरीर का जो बायोलॉजिकल डिमांड है, अगर हम दिन में सोने की आदत डाल लेंगे, फिर जब स्कूल शुरू होगी तो बड़ी परेशानी होगी। जब हम अपने सामान को व्यवस्थित नहीं करके रखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बाद स्कूल जब खुलेगा तो पता चलेगा कि कॉपी नहीं मिल रही है, पेंसिल नहीं मिल रही है, बुक्स इधर उधर हो गया, या कोई पार्ट किए या बुक्स गंदा हो गया। नहीं, अभी आपको ईच एंड एवरी थिंग में अपने बच्चों को गाइड करना है, उनका मनोबल बढ़ाते रहना है। और इवनिंग टाइम फिर उनको थोड़ा बहुत प्ले का देना है, और फिर राइट टाइम रात में उनको 6:30 to 8:30 2 घंटे का क्वालिटी टाइम। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप बैठिए, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो बैठेंगे पढ़ाई के लिए, उनको आपको मॉनिटर करना है कि दिन में जो प्ले ग्रुप का बच्चा है तो 3 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। जो प्राइमरी का बच्चा है वो 3 से 4 घंटा दिन में और 2 घंटा शाम में पढ़े। और बाकी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका दिनचर्या था कि वो सुबह से शाम तक लगातार पढ़ते थे, फिर कोचिंग जाते थे, पढ़ते थे। तो उनका जो कोचिंग आने जाने का टाइम था, जो स्कूल आने जाने का टाइम था, सबको हम लोग एक नए सिरे से रिवाइज करके, और वैसे बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट करें। बिकॉज उनका परीक्षा होना था मई में, बट परीक्षा नहीं हुआ, तो प्रिपरेशन तो उन्होंने कर लिया है। तो वो सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन बैंक के थ्रू, जो भी अगर IIT का, मेडिकल का या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो सेल्फ असेसमेंट करें अपना, और पर डे एक पेपर का टेस्ट दें। और उसमें जो भी डाउट्स होता है वो अपने ऑनलाइन क्लासेज में जहाँ से भी जुड़े हो उससे, या जो भी उनके कंसर्न टीचर हो उनसे पूछ के, और अपनी बात को अच्छे तरीके से उस परेशानी को दूर करके और परीक्षा की तैयारी करें। अगर वो लॉकडाउन को लेंगे कि नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा आफत हो गया, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो लेंगे पॉजिटिव में कि लॉकडाउन मिला, जो मुझे 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने का, तो इसके लिए ये पॉजिटिव पार्ट हुआ। तो आपको जो ये 2-3 महीना 4 महीना जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसका सदुपयोग करना है, और इसको अच्छे से रिविजन करके, डाउट क्लियरिंग करके अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? जो समय चल रहा है वही अभी हम लोग के, जब तक हम लोग का जो अभी हम लोगों ने अपने जीवन को देखा है, या हमसे जो काफ़ी बड़े लोग हैं जिनका अप्रोचिंग 100 ईयर्स भी है, उन लोगों से भी मैंने बात की, हम लोगों ने बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा समय तो कभी नहीं आया था। तो ये विपरीत परिस्थिति है, और विपरीत परिस्थिति में जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति जो है, हम लोग मान के चलते हैं कि ईश्वर की दी हुई परिस्थिति है और सबका स्वागत करना चाहिए। अगर ये विपरीत परिस्थिति है तो इसको भी हम पॉजिटिव रूप में लेना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोच के चलेंगे कि पता नहीं कोरोना आ गया, क्या होगा, भविष्य क्या होगा, सुबह शाम इसी की चिंता करेंगे, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, नींद नहीं आएगी, और इकोनॉमिकली, मेंटली, सोशली हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमको लग रहा है कि नहीं, हम किसी के पास आ रहे हैं, न जा रहे हैं, न कोई मेरे पास आ रहा है, जा रहा है, कोई लाइफ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को अपने मनोबल को ऊंचा करके रखना है, और जो खास करके हमारे युवा वर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं उनको, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, उन दोनों को काफ़ी संबल देना है। उनको ये सोचना है कि दिखाना है उनको कि ये इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें नहीं घबराना है। इस विपरीत परिस्थिति ने हमको एक मौका दिया है कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक अच्छी परिस्थिति में जी रहे हैं, सब लोग साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं। जो लोग भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे से दूर रहते थे, आज सारे परिवार के लोग एक जगह हैं। तो इसमें देखना यह है हमको कि हर लोग अपनी अपनी अच्छाई, इसमें जब एक साथ लोग रह रहे हैं तो लोग की अच्छाई बुराई सब कुछ नजर आएगी लोगों को। लेकिन इसमें ये समय ऐसा है कि इसमें सब लोगों की अच्छाई से मतलब रखनी है, किसी का नेगेटिव पार्ट है उसको नहीं देखना है। और आपको भी जो आपका एक चेहरा होता था कि आप थोड़ी देर के लिए किसी को दिखाई देते थे, आधे 1 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए घर में आते थे, अभी आप पूरे दिन घर में रह रहे हैं, तो हर समय कोई भी आदमी एक बाह्य आवरण होकर नहीं रह सकता है। उसकी जो ओरिजिनलिटी है, उसकी जो प्रकृति है, कहीं न कहीं से नजर आएगी। तो अब हर आदमी अपने आचरण को, जो आदमी कहीं न कहीं से डेविएटेड भी हैं, वो भी अपने आचरण को इस कदर बना रहे हैं कि उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके बीच में उनका सामंजस्य अच्छे से हो। जिनको बाहर की चीज़ों के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, वो लोग भी अपने मन को मारकर और घर में लोगों के बीच अप्रिसिएट करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके जो व्यंजन है, पकवान है, वो भी बना के खा रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी हैं, छूट गई थी, वो चीज़ भी हम लोग अपना रहे हैं। तो विपरीत परिस्थिति जब आया है तो इस विपरीत परिस्थिति के पॉजिटिव रूप में लेना है। जब एक मार्केटिंग का आदमी कहीं जाता है तो उसको एक आदमी बोल देता है कि नो, वी हैव नो वर्क फॉर यू, हमारे पास कोई आपका लाइक कोई काम नहीं है, हम लोग के पास ये सामान लेने का कोई जगह नहीं है। तो एक
व्यक्ति निराश हो जाता है, सोचता है कि नो जवाब मिल गया, क्या पता नहीं आज क्या होगा, दिन कैसा होगा। और दूसरे के लिए नो मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी, इन न्यू अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग को किसी भी चीज़ के दोनों पहलू को देखना है, अच्छाई बुराई। अगर ये कोरोना आया है तो प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, पूरी दुनिया इसके पीछे लगी हुई है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, मेडिकल टीम लगी हुई है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका रोना नहीं रोना है। इसके अंदर रह के हम लोग को जीने की शैली को बनाना होगा कि हम लोग जो अपनी भारतीय संस्कृति थी, शैली थी, उसको अपनाना है। जो हमारा प्राकृतिक चीज़ है जिसको हम भुला गए थे, जो भी नीम, तुलसी, हल्दी और पुरानी चीज़ें जो भी हैं इम्यून पावर बढ़ाने का, उसके ऊपर हमको कंसंट्रेट करके अपने बच्चों को सिखाना है। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है। भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति के हर चीज़ को पूजते हैं। हमारे यहाँ पत्थर की भी पूजा होती है, हम पेड़ पौधे हर चीज़ की पूजा, आप देखिएगा कि किसी न किसी रूप में पीपल की पूजा, बड़ की पूजा, नीम की पूजा, हर चीज़ की पूजा का एक दिन आता है। ये पूजा का दिन इसलिए लाया गया कि इन तुलसी का पूजा, कि इनका जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग इस विपरीत परिस्थिति का उपयोग ऐसे करें कि हम लोग अपनी पुरानी बातों, पुरानी चीज़ों में जाएं, अपनी संस्कृति के बारे में, एंशिएंट थिंग्स को देखें। जो बुजुर्ग लोग हैं घर के, जिनको जानकारी है सामाजिक चीज़ों का, जिनको जानकारी है सांस्कृतिक चीज़ों का, वो एक विपरीत इस स्थिति, ये जो समय है अभी कोरोना का, ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बेहतर अवसर है। जब आपकी संस्कृति आप अपने बच्चों को हस्तांतरित कर सकते हैं, उनको पुरानी चीज़ों की, पुराने जो अपने आपकी चीज़ें हैं, भारतीय संस्कृति की परंपरा, उसको सिखा सकते हैं। तो इस विपरीत परिस्थिति का सबसे बड़ा अच्छा सदुपयोग होगा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने परिवार में रह के अपने पारिवारिक चीज़ों को, अपने पुरखों की स्टोरी बच्चों को सुनाइए, अपने देश की पुरानी स्टोरी सुनाइए और अपने बच्चों को एक नई एनर्जी दीजिए। महापुरुषों की जीवनी से हमें किस तरह की शिक्षा मिलती है? नाम ही अपने आप में एक बहुत ही व्यापक नाम है, महान पुरुष। महापुरुष जो अनुकरणीय आचरण, जिनका आचरण अनुकरणीय है, माने जिसके आचरण को हम अनुकरण करते हैं। तो अब हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य के साथ पैदा लेता है। हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, हर व्यक्ति को ईश्वर अलग अलग फिंगरप्रिंट देते हैं। तो हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का होता है। और एक हर आदमी के जीवन का एक उद्देश्य है, एक सफल मनुष्य बनना, ठीक, एक अच्छा इंसान बनना। और इसमें कई लोग इस रास्ते पर चलते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, लेकिन महापुरुष कोई कोई बनते हैं। बहुत बिरले ऐसे लोग होते हैं जिनका आचरण इतना अनुकरणीय होता है कि पीढ़ी तक लोग उनको याद रखता है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को महापुरुषों की जीवनी से परिचय कराना, जो हमारे देश के, और देश ही नहीं, देश विदेश के जहाँ के भी हो, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुषों की कोई धर्म नहीं, कोई देश, कोई संप्रदाय नहीं। महापुरुष जो होते हैं वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति को हो, उनका आचरण अनुकरणीय होता है। अब आचरण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पूरी जीवन उनकी जो है मर्यादाओं में बनी हुई है, तभी उनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। बापू, महात्मा गांधी ऐसे ही बापू नहीं बन गए। हम लोग किसी न किसी संदर्भ में उनको जब राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई, उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोकर और अपने दम पर, एक आदमी चल पड़े जिधर दो डगपग में, चल करे कोटि पग उसी ओर, पर गई जिधर भी एक दृष्टि, पर गए कोटि दृग उसी ओर। राष्ट्रपति दिनकर जी ने उनके लिए लिखा। तो वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया। उसमें हमारे जितने भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सब लोग का योगदान रहा, लेकिन महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय रहा। उन्होंने पूरे देश में लगातार एक ऐसा आंदोलन चलाया। भारत साधन विहीन देश था, जिसके पास कोई हथियार नहीं था अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उन्होंने ऐसा हथियार बनाया मनुष्य के आत्मिक शक्ति को, और उन्होंने देश को आजाद कराया। तो एक महापुरुष के रूप में उन्होंने, तो वो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो हमारे देश के हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं हमारे देश में, एक से एक विभूति हम लोग के देश में जन्म लिए हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महापुरुषों की श्रृंखला है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को महापुरुषों के जीवन से परिचय कराए, और महापुरुषों का जीवन में अगर प्रभाव आ गया तो आपके बच्चे अगर उनके आचरण को अनुकरण करने लगे, अगर उनका 15-20% भी आचरण उनके अंदर आ गया, तो निसंदेह उनका जीवन सुधर जाएगा और समाज को एक अच्छा नागरिक मिलेगा। सामान्य ज्ञान और नैतिक मूल्यों के ज्ञानवर्धन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सामान्य ज्ञान और नैतिक मूल्य दोनों ही जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सामान्य ज्ञान
अध्ययन के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि हम अपने बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। और जो भी इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, हर बच्चे के पास एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में स्कूल में जो क्विज हो उसको पर डे का क्विज डिटेल होना चाहिए, लिखा जाए, बच्चा क्विज को लिखे। और वो क्विज तैयार होते होते जब बच्चा 10वीं पास करेगा तो उसके पास एक मोटा ग्रंथ बन जाएगा। और पर डे जो हमारे इवेंट सोसाइटी में जो घटित होता है घटना, जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, जो पूरे देश विदेश में घटित हो रहा है, उस करेंट अफेयर से बच्चों को परिचय कराना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप परिचय कराइए, और बड़े बच्चे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। जैसे स्कूल में असेंबली टाइम में बच्चे करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप घर में इसकी प्रैक्टिस करवाइए। रात के समय जो हेड ऑफ फैमिली है वो बच्चे से पूछे कि आज दुनिया में क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, इकोनॉमिक पार्ट, स्पोर्ट्स पार्ट, एजुकेशन पार्ट, और जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनके बारे में वो अपने बच्चा आए और अपने घर के लोगों को बताए। वो एज ए जैसे न्यूज़ एंकर न्यूज़ बोलते हैं उस तरीके से बच्चे बोलना सीखे। एक तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, दूसरा कि उनका जीके बढ़ेगा और वो आईक्यू लेवल उनका बढ़ते चला जाएगा। उनकी सोचने की शक्ति जो है, जब वो देखेंगे कि आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होगा। वो किताबी ज्ञान से अलग हटकर सामान्य ज्ञान का मतलब ही सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जब सामान्य ज्ञान का आपको बहुत अच्छा अध्ययन हो जाता है, जब सामान्य ज्ञान के ऊपर आपकी पकड़ होती है तो आप असाधारण व्यक्तित्व बनते हैं। आप जब किसी भी IAS की परीक्षा में जाइए जो सबसे टॉप कंपटीशन इंडिया का है, या किसी भी फील्ड में जाइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सामान्य ज्ञान। तो आप सामान्य ज्ञान एक दिन का चीज़ नहीं है जो आप रट के याद कर लीजिएगा, सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस का चीज़ है। अब रही बात नैतिक मूल्यों की, तो नैतिक मूल्य की प्रथम पाठशाला घर है और द्वितीय पाठशाला विद्यालय और समाज है। तो हम अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान देने के लिए हम लोग किताब का यूज नहीं कर सकते हैं, कॉपी में लिखवा नहीं सकते हैं। हम लोग उसको जो मोरल वैल्यू है, जो हमारे पारिवारिक पार्ट है, उसको हम लोग बताते हैं कि सत्य बोलना है, बड़ों का आदर करना है, अपने चीज़ों को व्यवस्थित करना है, सामाजिक चीज़ों जो समाज के प्रति दायित्व है, विद्यालय की संपत्ति है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हर व्यक्ति को सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। नैतिकता का ज्ञान जो है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए, और नैतिक ज्ञान ही आदमी को और व्यवहार कुशलता ही आपको दूसरे से अलग बनाता है। समाज में कोई भी आदमी को एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। लोग बोले कि उसकी तरह बनो, ठीक है, कोई कभी ये नहीं बोले कि उसकी तरह बनोगे तो फिर तुमको हम टॉर्चर करेंगे, पीटेंगे या मारपीट करेंगे। तो पेरेंट्स को बराबर चाहिए कि अपने बच्चे को बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, उसके अंदर खास करके माताओं की जिम्मेदारी है कि माता बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती है कि माता लोग जो मदर्स हैं वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी नैतिक शिक्षा दें, ताकि आपके बच्चे जो बेटा है वो समझे कि समाज की सभी की बेटी मेरी बहन है, ठीक है। और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी में कि अपनी बेटी ही बेटी नहीं है, दूसरे की बेटी को हमको लड़की के रूप में नहीं देखना है, अपनी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी लड़की, ऐसा नहीं। हम भारतीय संस्कृति की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग यहाँ नारी की पूजा करते हैं। जब भी नवरात्रा आता है तो नारी शक्ति की पूजा होती है, तो नारी शक्ति की पूजा सिर्फ नवरात्रा में ही क्यों, हर समय करेंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है घर और विद्यालय, समाज नैतिकता का पाठशाला है, और हम विद्यालय, घर और समाज तीनों सब लोग जब मिलकर इसका संवहन करेंगे अपनी जिम्मेदारियों का, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का जो नैतिक स्तर है बढ़ेगा, हमारे बच्चे नैतिक बनेंगे। और जब नैतिक बनेंगे तो स्वाभाविक है कि समाज में कोई असामाजिक तत्व नहीं होगा, कोई नैतिक कार्य ही नहीं होगा। कोरोना के शिक्षा के क्षेत्र में और वर्तमान समय में क्या प्रभाव पड़ा है, जानते हैं सर? वर्तमान समय में जो कोविड-19 है, इससे दुनिया में अर्थव्यवस्था और शिक्षा दोनों बहुत प्रभावित हुआ। और शिक्षा में, हम शिक्षा के फील्ड में हम लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस साल जो बच्चे हैं उनकी बिल्कुल स्कूलिंग नहीं हो पाई, नया सेशन में स्कूल ही नहीं स्टार्ट हुआ, और जैसे तैसे विद्यालय चल रहा है। एक नया परिवर्तन हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ा बच्चों को, जो अभी के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन लेना एकदम बच्चों समय का डिमांड बन, मजबूरी नहीं है, ये समय की ज़रूरत बन गई। क्योंकि अब हम लोग को देखना है कि आगे भी अगर इस तरह की कुछ होती, कोई परिस्थिति आती है, या कुछ जैसे जनरली क्या होता था कि बहुत गर्मी हुई, बहुत बारिश हुई, किसी कारण से पूरा विद्यालय बंद हो गया, तो
लोग पढ़ाई बाधित होती थी, बच्चे घर पे रह जाते थे। अब कोरोना के इस इफेक्ट ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई कि ऑनलाइन एजुकेशन को मास लेवल पे अडॉप्ट किया जाने लगा। और अभी वर्तमान में बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं भी ले रहे हैं। लेकिन अब हम दो पार्ट, पहले पार्ट आता है कि अभी वर्तमान में क्या है कि 20 to 30% बच्चे ही ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं। रियलिटी यही है कि 80% स्टूडेंट के पास ऑनलाइन एबिलिटी अभी भी नहीं है, जो गांव के बच्चे हैं, जो अपना गांव स्कूल, जैसे सपोज है कि लॉकडाउन हुआ और शहर छोड़ के गांव में चले गए जहां नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, या जिस व्यक्ति के पास जो एक मोबाइल है, ये लैपटॉप नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जिनके पास एक मोबाइल है और उनके परिवार में 2-3 बच्चे हैं, और वो कैसे क्लास करेंगे, क्योंकि हर बच्चा स्कूल अपनी सुविधा के हिसाब से क्लासेस दे रहा है। तो एक मोबाइल है तो एक बार में एक ही बच्चा क्लास कर पाएगा, किसी दिन कोई करेगा, किसी दिन कोई करेगा। तो ये सब चीज़ों में चूँकि मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन सक्सेस हो पा रहा है, लेकिन हर जगह नहीं। अब हमको आगे के लिए हमको प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है, जो भी विद्यालय दे रहे हैं मुजफ्फरपुर में या पूरे इंडिया के अंदर जो लोग भी दे रहे हैं, उनको अब साइड में इन चीज़ों की व्यवस्था करके रखनी होगी कि जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, जो हमारा किताब है, एक तो सबसे अहम पार्ट है कि जो NCERT सिलेबस है उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 1 to 5 प्ले टू 5 में जो बुक्स होते हैं वो डिफरेंट पब्लिकेशन के होते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर एक तरह का चलाया जाए पूरे देश में तो वो कई बार कवर नहीं भी कर पाता है। तो अब एक ज़रूरत आ पड़ी है कि NCERT जो सिलेबस है उसको बेस मान के सारा चीज़ पूरा हो, सारा सिलेबस बने, और फिर जो प्ले सेक्शन है उसके लिए भी कुछ नोटिफाई, कुछ इस तरीके का सिस्टम बने कि प्ले 2 साल से जो 5 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी एक अच्छा सिस्टम बने। बिकॉज इसको डिसेंट्रलाइज करके अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑनलाइन क्लास को प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसमें टीचर्स की क्वालिटी, टीचर्स ट्रेनिंग। अभी हमारे टीचर मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। वाकई बात यही है कि जो बहुत सारे स्कूलों में जो कंप्यूटर टीचर होते हैं वही कंप्यूटर में स्मार्ट होते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी उनकी, क्लास में पढ़ाना और लेक्चर देना वीडियो में, दोनों में कहीं ना कहीं से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला है जिसमें कि ग्रूमिंग उस तरीके से होनी है। अभी हम लोग कागज़, पेपर, पेन पे करते थे, अभी हम लोग को धीरे धीरे सारा कुछ डिजिटल में आना है। एक परेशानी मैं आज मुजफ्फरपुर पेज 3 का एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं बराबर देखा हूँ कि आप लोगों ने शिक्षा के फील्ड में और कई सारे फील्डों में आप लोगों ने सामाजिक जागरूकता का काम किया है, और आप लोकतंत्र के, संविधान के एक मजबूत स्तंभ है मीडिया। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बात को पहुँचाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सामाजिक जागरूकता का पार्ट है उसके आपके सामाजिक जागरूकता के अभियान में बहुत सारे लोग जुड़े और जुड़ के इसका फ़ायदा उठाएं। मैं चाहूँगा कि आप हर फील्ड से सक्सेसफुल लोग जो भी हैं, नॉट ओनली एजुकेशन फील्ड के ही, एजुकेशन फील्ड में ही बहुत सारे सेगमेंट हैं, आप हायर एजुकेशन से, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन से लोगों को जोड़िए, और जोड़ने के बाद सब तरह के लोगों की बात जब लोग सुनेंगे तो इससे कहीं ना कहीं से समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है कि जो बड़े स्कूल हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास के लोग के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, जो इस स्कूल के पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं था, या उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते, और न ही उस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो ही, तो आखिर ऑनलाइन एजुकेशन कैसे लेगा? न उसके पास स्मार्ट टीवी है, न स्मार्टफोन है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वैसे बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित हो जा रहे हैं। तो हम लोग को एक प्रयास करना होगा कि हम लोग सिर्फ विद्यालय ही नहीं, पेरेंट्स को भी इक्विप्ड होना होगा इन चीज़ों से, और एक मिलजुल कर एक ऐसा प्रयास करना होगा, विद्यालय, अभिभावक, सोसाइटी के सदस्य, कि एक भ्रामक प्रचार बराबर चलता है लोगों के बीच में कि विद्यालय है, बंद है 3 महीने से, कोई ऑनलाइन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कुछ लोग फी की बात आगे उठाते हैं, कुछ लोग क्वालिटी की बात आगे उठाते हैं। अभी मेरा एक नम्र निवेदन है कि ये सर्वाइवल का ईयर है 2020, इसमें हम लोग सब आदमी सर्वाइव करें, और बिहार के ही नहीं पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था जो है निजी स्कूलों के ऊपर आधारित है। जितने भी बड़े आज के समय में जितने भी मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि जो लोग भी हैं सक्षम लोग, वो निश्चित रूप से अपने बच्चे को किसी न किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं।
तो वैसे में जरूरत बन पड़ी है कि प्राइवेट स्कूल जो है उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए सोसाइटी के सदस्यों को आगे आना होगा, सब लोग मिलजुल कर काम करें, सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। क्योंकि जब लॉकडाउन टूटेगा, जब कोरोना का असर कम हो जाएगा या फिर या टीका का इजाद हो जाएगा, जब बच्चों को टीकाकरण हो जाएगा, फिर जब विद्यालय खुलने लगेगा, फिर वही टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और फिर उसी उत्साह के साथ शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबका संबंध बनेगा। तो अभी का जो वर्तमान समय चल रहा है, जब हम लोग किसी न किसी तरीके से किसी भ्रामक प्रचार के कारण एक दूसरे से रिलेशन खराब कर रहे हैं या समाज में एक कटुता आ रही है, उन सब चीज़ों को दूर करना है, उन चीज़ों से दूर रखना है। और मैं एक आग्रह करूंगा कि कभी भी किसी निजी विद्यालय के बारे में जो मन में है कि ये पैसा कमाने का साधन है या बिजनेस है, तो जरूर निस्संदेह बिजनेस है, बिजनेस करते हैं लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोचिंग है, स्कूल है, विद्यार्थी है, पढ़ता है। तो गुरु दक्षिणा पुराने समय से रही है कि वो आप जो देते हैं अमाउंट, जो पेरेंट्स अमाउंट देते हैं, उसी अमाउंट का डिसेंट्रलाइजेशन होता है विद्यालय के कर्मचारी रख रखाव सब कुछ करने में, और अल्टीमेट पढ़ता है बच्चा। वो बच्चा किसका है? समाज के किसी सदस्य का। उससे निर्माण क्या होता है? एक सफल नागरिक का। और वो सफल नागरिक कहाँ का है? हिंदुस्तान का या किसी भी देश का। तो अल्टीमेट इसमें कहीं न कहीं से विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो है वो देश के भविष्य का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये मेरी विनती है कि हम लोग सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।